गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? टेस्ट हो गया सभी का? ठीक है। क्वेश्चन ठीक ठाक थे? वैसे कुछ ही लोग के नंबर हमें लगता है 48 के आसपास हैं, 2-3 बच्चे ही हैं शायद, हमें जहां तक लगता है 48.75 के आसपास है, कोई 2 बच्चे हैं। वैसे लड़कियों का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर है। पिंकी, लेक्चर अब कर दीजिए। क्या कर दे लेक्चर भाई? लेक्चर क्या करना है? अपलोड? हाँ तो अपलोड अब वो सर करेंगे, अनुराग सर। वैसे पिंकी तुम्हारे नंबर ठीक है, तुम्हारे ठीक नंबर हैं, अदिति के भी सही हैं। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग मूल कर्तव्य तक पढ़ चुके हैं, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज तक। नेक्स्ट हम लोग का है पार्ट 5, 5th पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, संघ सरकार। देखो ऐप में जब टेस्ट चलता है तो अगर आप जरा भी इधर उधर कुछ करेंगे, मान लीजिए कॉल आ गई या बैक गए या कुछ भी, तो वो सबमिट हो जाएगा टेस्ट। इसलिए जब टेस्ट देना होता है तो कॉल वॉल अटेंड नहीं करनी होती, या उसको बैक बैक नहीं करना होता। तो जिन लोग का अगर ऐसे सबमिट हुआ है तो वो लोग का ऐसे ही होता है, क्योंकि वो लोग जरा भी अगर इधर उधर ऐप से हुए तो टेस्ट सबमिट कर देगा उसे। तो संघ सरकार की अगर हम लोग बात करते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट, तो एक बात समझना है कि इसमें कौन कौन लोग आएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग 51A तक बात कर चुके हैं, ठीक है। 51A तक हम लोगों ने बात कर ली थी। तो अब हमारा जो आगे का स्टार्ट होगा वो कहां से कहां तक है? 52 से लेकर 151 तक है, 52 to 151। ये जो आर्टिकल है ये आपके पढ़ते हैं संघ सरकार के बारे में। अब संघ सरकार में आता कौन कौन है? तो देखो संघ सरकार की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो एक तो हम इसमें कार्यपालिका की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव, एक विधायिका की बात होती है, एक न्यायपालिका, और फिर एक लास्ट होते हैं आपके कंट्रोलर वगैरह, ऑडिटर जनरल जो है, ठीक है ना, इस तरह से उसमें आते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल और ये लोग कंसिडर हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल आपका आ जाता है इसमें महान्यायवादी में। अब इसमें पॉइंट क्या है वो समझना है। देखो क्या होता है कि कार्यपालिका की जब हम लोग बात करते हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो कार्यपालिका में जो आर्टिकल है हमारे, वो 52 से लेकर 78 तक है, 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका के बारे में बात हुई है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। तो विधायिका कानून बनाती है और उस कानून को अप्लाई करने का काम, उसको लागू करवाने का काम कार्यपालिका का होता है।
तो विधायिका कानून बनाने का काम करती है, विधि कानून ये उसको अप्लाई करने का काम करती है। और न्यायपालिका अगर कोई विवाद होता है इन लोगों के बीच तो उसको सुलझाने का काम न्यायपालिका का होता है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। देखो इस वाले में 52 से 78 तक की बात हो रही है। इस 52 से 78 तक में किसकी किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इस 52 से 78 तक में ये जो पॉइंट है, एक राष्ट्रपति की बात होती है 52 से 78 तक, ठीक है। 52 से 78 तक में हमारी किसकी किसकी बात होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर ये 4 लोग आते हैं कार्यपालिका के अंदर में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कैबिनेट होती है, और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी। तो ये कहां से कहां तक आर्टिकल में बात हुई है स्टूडेंट, 52 से लेकर 78 तक। एग्जीक्यूटिव की जब बात होगी तो ये लोग इसके अंतर्गत कंसीडर होते हैं। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत इसमें? तो जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमने देखा कि यूनियन गवर्नमेंट में हमको 4 लोगों को देखना है। एक कार्यपालिका को देखना है, एक विधायिका को देखना है, एक न्यायपालिका और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। टोटल कितने आर्टिकल है, 52 से लेकर 151 तक। तो जब केंद्र की सरकार की बात होगी तो वो 52 से लेकर, बहुत बड़ा ये पार्ट है क्योंकि आप देखिए लगभग 100 आर्टिकल इसके अंतर्गत आ गए। 52 से लेकर 151 मतलब करीब करीब 100 आर्टिकल इंक्लूड हो गए। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का है उस कानून को लागू करवाना। अगर कोई विवाद होता है तो न्यायपालिका उसको देखेगी। बाकी कैग के जो काम होंगे वो हम देखेंगे। नीचे उनके आर्टिकल लिखे हुए हैं कि कहां से कहां तक बात होती है। जैसे कार्यपालिका की बात होती है 52 से 78 तक, विधायिका की बात होती है 79 से 123 तक, न्यायपालिका 124 से 147 यानी वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह की बात हो रही है। अब कैग की जो बात होती है 148 से 151। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम कार्यपालिका शुरू करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 5 और पार्ट 6, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट आती है अगला पार्ट। इसको अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो 6 पार्ट तक अगर आप कवर करते हैं तो आपका लगभग मान लीजिए कि 60% पॉलिटी तो वैसे ही कंप्लीट हो गई, अगर यूनियन गवर्नमेंट कंप्लीट हो गया और स्टेट गवर्नमेंट हो गया तो कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 4 लोगों के बारे में हमें पढ़ना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद जो प्राइम मिनिस्टर जिसका हेड होता है मंत्रिपरिषद का, और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति के लिए क्या है। अनुच्छेद 52 जो शुरू होता है वो आपके राष्ट्रपति के लिए होता है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ज्योति लिख रहे हैं आयरलैंड से लिया गया है, पंकज लिख रहे हैं अमेरिका से लिया गया है, सच्चिदानंद ब्रिटेन, शिवम ब्रिटेन से महारानी के पद के अनुसार, ब्रिटेन, ब्रिटेन, राफिया भी कह रही है ब्रिटेन, रविंद्र कह रहे हैं यूएसए, कोमल कह रही हैं ब्रिटेन, वेरी गुड, पूजा भी कह रही है यूएसए। मतलब तुम लोग एकदम खत्म हो। कहो हाँ, कहो एक बार, कहो हाँ हम लोग खत्म है। मतलब तुम लोग को ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, ये नहीं लिखा हुआ दिख रहा, तुम लोग वाकई खत्म हो। मतलब साफ साफ आर्टिकल सामने लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति का पद होगा वो ब्रिटेन से लिया गया है।
अरे जिस तरह से हेड ऑफ स्टेट वहां पे ब्रिटेन में महारानी का पद होता है उस तरह से लिया गया है। प्रेसिडेंट का पद अमेरिका से नहीं लिया गया है। प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग चलता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो यूएसए से ली गई है। प्रेसिडेंट को जो हटाने की प्रक्रिया है वो अमेरिका से लिया गया है। पद तो ठीक वैसा ही है जैसा ब्रिटेन में है। जिस तरह से हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन की महारानी है, शाही परिवार का जो पद होता है, उसी तरह से हमारे देश का जो सबसे सर्वोच्च पद होगा वो राष्ट्रपति होगा। ये ब्रिटेन से लिया गया है। यही अगर हम बात करें स्टूडेंट की इलेक्शन जो है राष्ट्रपति का, वो किस देश से लिया गया है? चलिए बताइए, इलेक्शन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस देश से लिया गया है? ये सही आंसर है। अभी भी कुछ लोग ब्रिटेन कह रहे हैं, कुछ यूएसए कह रहे हैं। तुम लोग डबल खत्म हो, एक के बाद फिर दोबारा भी खत्म हो। क्या बताएं तुम लोग को हम, क्या क्या कहें, हम समझ नहीं पा रहे। देखो, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, महाभियोग यूएसए से, निर्वाचन आयरलैंड से। ध्यान रखना है इसको, प्रेसिडेंट का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जो उस पर महाभियोग होता है, जो उसको हटाने की प्रक्रिया है, वो यूएसए से ली गई है। और जो इसको इलेक्शन का जो प्रोसीजर है निर्वाचन का, वो आयरलैंड से लिया गया है। तीन अलग अलग चीजें हैं। आप लोग कंफ्यूज होते इसलिए क्वेश्चन नहीं बनते। और टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है। 30 नंबर, 32 नंबर, 25 नंबर, 24 नंबर। तो पद जो है वो ब्रिटेन से है भारत का, महाभियोग यूएसए से, और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से। जिस तरह से ब्रिटेन में महारानी वगैरह का पद था हेड ऑफ स्टेट, उसी तरह से देश में रखा गया हेड ऑफ स्टेट। लेकिन अमेरिका में जो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारे यहाँ है महाभियोग। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं आपसे। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? चलो ये वाला तो सही है, यूएसए, ये सही है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि राष्ट्रपति की जो चीजें हैं वो तीन अलग अलग देशों से बताई जा रही हैं। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा का मतलब ये हो गया कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर हमेशा विद्यमान होगा। यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता है और न ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है। जब किसी एक प्रेसिडेंट के हटने की डेट पास आने लगती है तो उससे कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। जैसे मान लो 25 जुलाई को राष्ट्रपति का वो होना है, जैसे 2017 में रामनाथ कोविंद बने, अब वो 5 साल बाद बनेंगे 2022 में। तो जनरली जुलाई के महीने में उनको हटने का प्रोसेस होता है, करीब 25 जुलाई के आसपास। तो 25 जुलाई से पहले ही इनका इलेक्शन हो जाएगा, 19 तारीख 20 तारीख के आसपास ये हो जाएगा। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, तो टेस्ट में ये ऑप्शन नहीं था, इंग्लैंड था ना ऑप्शन में। तुम लोग सही में खत्म हो क्या? तुमको पता नहीं कि इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन? एकदम मैं यार, कैसे कैसे स्टूडेंट हो तुम लोग यार। कह रहा है सर ब्रिटेन था, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन ऑप्शन है में नहीं था।
हद कियो भाई, इंग्लैंड था ऑप्शन में भाई, वो वही है, ब्रिटेन ही में है। तो अगर हम लोग इसमें कहते हैं कि कभी भी रिक्त नहीं हो सकता या वो नहीं होता, अगर कुछ होता है तो उससे पहले ही चुनाव हो जाता है। अगर मान लो डेथ हो जाती है बीच में ही, अगर राष्ट्रपति की कोई दिक्कत आ जाती है अकस्मात या कुछ समथिंग, तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभालने लगेगा। तो उपराष्ट्रपति जो होगा उसको संभालने लगेगा, रिक्त नहीं रखा जा सकता। और सपोज करो कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मान लो उपराष्ट्रपति का पद नहीं है, तो फिर चीफ जस्टिस जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो देखेगा उसे। मान लो चीफ जस्टिस का पद भी खाली है, नहीं है कोई, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो देखेगा उसे। अरे कोई तो होगा, अब सुप्रीम कोर्ट में 30 जज के आसपास कोई तो सीनियर मोस्ट होगा, कि सब एक साथ मर जाएंगे? सब थोड़ा मर जाएंगे भाई, एक आध तो जिंदा रहेगा ना। तो प्रोसेस ये है कि अगर ये रिक्त नहीं रख सकते आप, और जैसे वो खाली होता है तो 6 महीने का समय होता है। मान लो बीच में डेथ हो जाती है राष्ट्रपति की, तो 6 महीने का समय मिलता है, उसके बीच में आप चुनाव करा के करा सकते हैं। लेकिन खाली नहीं रहेगा पद, उपराष्ट्रपति उसको देखने लगेगा तुरंत। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस देखने लगेगा, वो नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का मेन वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ जज होगा, वो देखने लगेगा। तो खाली नहीं रखा जाता, और 6 महीने का समय मिलता है, उसके दौरान चुनाव हो जाता है। तो ये चीज बात होती है। तो यही कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कंपलसरी है, इस पद को खाली नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना, और इसे कभी समाप्त भी नहीं किया जा सकता, मतलब राष्ट्रपति होगा, ये है इसका मतलब। तो अनुच्छेद 52 में ये बात बताई जा रही है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि अनुच्छेद 53 हमें ये बताता है स्टूडेंट्स कि संघ की जो भी शक्ति है, यानी देश की जो भी काम है, या वो सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब ये सबसे बड़ा पद है देश में, लेकिन वो अलग बात है कि ये जो पद है वो औपचारिक पद है। औपचारिक है। औपचारिक का मतलब ये होता है कि पूरी पावर नहीं है इसके हाथ में, एक नॉमिनेटिंग अथॉरिटी, मतलब सिग्नेचर करने वाला आदमी, इस तरह से समझो कि ये पावर तो सब इसको दी गई है, लेकिन एक्चुअल पावर जो होती है, वास्तविक पावर, वो मंत्री परिषद के पास होती है। तो वास्तविक अगर हम देखें स्टूडेंट, तो वो मंत्री परिषद में होती है। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हम कहते हैं कि जो राष्ट्रपति है, तो ये जरूर है कि सारी कार्यपालिका शक्ति उसके हाथ में है, इसी के नाम पर सारी चीजें होती है, राष्ट्रपति के नाम पर। इसीलिए जब भी कोई चीज पास होता है तो लास्ट में राष्ट्रपति के पास वो जाता ही है सिग्नेचर के लिए। तो आप कुछ भी कर लीजिए, राष्ट्रपति के साइन आपको चाहिए होंगे, लेकिन ये एक औपचारिक है, मतलब बस साइनिंग अथॉरिटी टाइप का समझ लीजिए। एक्चुअल पावर जो है वो मंत्रिपरिषद में होगी, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसके हेड होते हैं। तो अब दो तरह के क्वेश्चन है। अगर हम आपसे कहें, एक क्वेश्चन हेड ऑफ स्टेट कौन है, और एक कहें हम हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है। तो जैसे हम आपसे कहते हैं हेड ऑफ स्टेट कौन, हेड ऑफ स्टेट कौन, राष्ट्र का प्रमुख कौन। तो हेड ऑफ स्टेट अगर हम बात करते हैं, हेड ऑफ स्टेट, तो वो राष्ट्रपति होगा। हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र प्रमुख जिसे कहते हैं वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन अगर हम कहें हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, सरकार का मुखिया कौन है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट तो ये पीएम होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है वो हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति को कहा जाता है, राष्ट्र प्रमुख, और पीएम को कहा जाता है सरकार का प्रमुख, हेड ऑफ गवर्नमेंट। दो पॉइंट होते हैं। तो जितनी भी कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये एक औपचारिक है। एक्चुअल पावर पीएम के पास होती है, यानी कि उसके मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो कहा यह जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है। मतलब राष्ट्रपति को अगर कोई कदम उठाना है तो वो सोल पावर नहीं है कि मतलब वो अपना डिसीजन दे,
जो मंत्रिपरिषद यानी पीएम है और जो कैबिनेट है ये उनको सुझाव देती है, उनको सलाह देती है। तो उनके सुझाव को अमल में लेकर के राष्ट्रपति वो सब कदम उठाते हैं। लेकिन पहले क्या था कि ये एक कंपलसरी कर दिया गया था कि मतलब मंत्रिपरिषद और पीएम की सलाह पर ही, इंदिरा गांधी के समय, कि इनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति कुछ कदम उठाएंगे। बाद में जब मोरारजी देसाई का उसमें आया तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर राष्ट्रपति को लगता है तो वो विचाराधीन कर सकते हैं, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा विधेयक होता है जिस पर राष्ट्रपति को थोड़ा संशय होता है तो वो अपना पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। लेकिन जब पुनर्विचार के बाद वापस पहुंचता है वो उनके पास विधेयक, तो उन्हें साइन करना होगा, फिर वो नहीं रोक सकते। तो एक बार वो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रावधान अगर चेंज नहीं हुआ है और वही विधेयक वापस चला गया है उनके पास, तो राष्ट्रपति को साइन करना होता है। तो इस तरह की चीज है। तो इसका मतलब एक्चुअल पावर उनके पास नहीं है, एक्चुअल पावर पीएम और कैबिनेट के पास, बट राष्ट्रपति के नाम पर ही सारी कार्रवाई की जाती है। दूसरा अगर हम देखें तो हमें कहा गया कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों का ये सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ये 53 में बात की गई है अनुच्छेद 53 में। तो अनुच्छेद 53 अगर हम आर्टिकल 53 देखते हैं तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि एक्चुअल में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालक शक्ति का सुप्रीम है, लेकिन वो एक्चुअल में औपचारिक तरीके से है, वास्तविक पावर पीएम और कैबिनेट के पास है। ठीक है, कोई भी अगर उसको कदम उठाना है तो कैबिनेट और पीएम उनको सलाह देते हैं कि आपको इस तरह से करना है, उसके आधार पर राष्ट्रपति उस चीज को करते हैं। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो राष्ट्रपति है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पीएम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट, तो अनुच्छेद 52 में हमने बात कर ली भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में हमने बात कर ली कि जो पावर है वो एक्चुअल में किसके पास है। 54-55 यहाँ पर नहीं है, अनुच्छेद 54-55 नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 54 और 55 इनके निर्वाचन वगैरह से है, जो काफी बड़ी प्रक्रिया है समझाने के लिए। लेकिन हाँ, एक शॉर्ट में समझा दे, फिर आपको हम डिटेल दे देंगे 54-55 अलग से। तो 54-55 को अगर आपको देखना है तो आप उसको बाद में देखिए, क्योंकि इसके बाद हम डिटेल इसका बताएंगे। तो अनुच्छेद 54 में और अनुच्छेद 55 में देखो हमने क्या बात की स्टूडेंट्स, 53 बात कर ली, 52 और 53 बात करी है। 52 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति होगा देश में और ये कभी रिक्त नहीं होगा। 53 में क्या कहा जा रहा है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये नाम मात्र का है, वास्तविक पावर पीएम के पास है। तो कार्यपालिका शक्ति का ये प्रमुख होता है, वो अलग बात है। 54 में क्या बताया जा रहा है, अब इसके चुनाव से संबंधित है। 54 और 55 दो आर्टिकल 54 और 55 इसके इलेक्शन से रिलेटेड है, राष्ट्रपति के। जैसे 54 क्या कहता है आपको, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा है और कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्या ये जनता है जो इनका राष्ट्रपति का चुनाव करती है, मतलब हम लोग, या फिर इनडायरेक्ट वे में होता है, अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहली बात समझिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, ये जो विधायक हैं और जो सांसद हैं ये इनके द्वारा होता है। तो एक पॉइंट बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, जो लोग इसके वोटिंग में पार्ट लेते हैं वो कौन लोग हैं, और यही बात की गई है अनुच्छेद 54 में कि कौन चुनता है इनको, राष्ट्रपति को चुनता कौन। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, अब दोनों सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, एमपी वगैरह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें कहा जाता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ध्यान रखना है इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं जो निर्वाचित होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो वो 12 पार्ट नहीं ले सकते, तो ये मनोनीत सदस्य नहीं ले सकते, ध्यान रखना है। और मनोनीत सदस्य जिस भी सभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो,
तो मनोनीत सदस्य पार्ट नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य पार्ट लेते हैं। तो संसद के दोनों सदन और राज्यसभा और लोकसभा, क्लियर है। अब राज्य के लेवल पर चलिए, स्टेट पर। तो राज्य में विधानसभा होती है, जैसे केंद्र लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्य में विधानसभा होती है। और कई कई जगह तो विधान परिषद भी है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, ये भाग नहीं ले सकते, केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश है दो, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी, इन दोनों के सदस्य भी लेते हैं भाग। तो एक प्रकार से आप समझ गए कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो एक तो लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, विधानसभा करती है राज्यों की, और दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली प्लस पुदुचेरी। और ध्यान ये रखना है स्टूडेंट कि ये सभी के सभी निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, मतलब इनमें से कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होना चाहिए, सब इलेक्ट होकर के आए हों, चाहे वो लोकसभा का कोई मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, या फिर चाहे वो दिल्ली पुदुचेरी से जो लिए गए हैं दो जगह से। ये तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग एक्चुअल में कौन होते हैं, क्योंकि जनता नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन? शुभम, तुम रोजे नहीं पढ़ जाते हो यार, तो 3 दिन से अच्छा जग रहे हो क्या? ओके ओके ओके, ठीक। तो अब हम लोगों ने इसमें देखा कि दो तरह के लोग भाग ले रहे हैं स्टूडेंट, एक तो एमपी और एक एमएलए, दो ही लोग तो भाग ले रहे हैं। यस एवरीवन, जनता भाग नहीं ले रही। भाग कौन ले रहा है इनके चुनाव में? एमपी और एमएलए ले रहे हैं। एमपी कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा और राज्यसभा वाले हैं। और एमएलए कौन है? जो राज्य में विधानसभाओं में बैठते हैं। लेकिन ये सभी के सभी इलेक्टेड हैं, ठीक है। आज की डेट की अगर हम बात करें तो करीब 776 एमपीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और 4120 एमएलए हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जो निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो करीब करीब 776 हमारे एमपीज के आसपास बैठते हैं टोटल, और जो एमएलए बैठते हैं वो करीब करीब 4120 के आसपास बैठते हैं। तो इतने लोग भाग ले रहे हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव एक्चुअल में होता है। तो इसको कहते हैं निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में या इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें निर्वाचक मंडल कहते हैं। क्लियर है? और इसमें एमपी और एमएलए भाग लेते हैं जो निर्वाचित होते हैं। आई होप कि ये डाउट अभी आपका खत्म हुआ कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो आर्टिकल 54 हमें यही बताता है। आर्टिकल 54 हमें बस इतना बताता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है। तो एक प्रकार से ये आपका कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि जनता नहीं चुनती है। डायरेक्ट किसे कहते हैं? जिसको जनता चुनती है। डायरेक्ट वो होता है जिसे जनता डायरेक्ट चुनती है। सर स्टेट के केवल एमपी होंगे कि दोनों होंगे? ये क्या क्वेश्चन है? स्टेट के केवल एमपी होंगे या दोनों होंगे? अरे बेवकूफों, सेंट्रल में जो लोकसभा राज्यसभा में बैठता है उसे एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
राज्य में जो बैठता है उसे एमएलए कहते हैं। कसम से यार, किसको पढ़ा रहे हैं हम खुद ही नहीं समझ में आ रहा। ये कह रहा है हो सकता है सर अपोजिशन की तरफ से प्रेसिडेंट चुन लिया जाए। अरे चुन लो, इसमें क्या बात है? कैंडिडेट खड़ा करो तो वोट मिलना चाहिए उसे, वो जीत गया तो हो जाएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? लेकिन उसके लिए कई सारी चीजें भी तो हैं। भाई एक बात बताओ, जिसके केंद्र में सरकार होगी तो एमपी तो उसी के ना ज्यादा होंगे, तभी तो उसकी सरकार बनी है। बताओ भाई, जब केंद्र में सरकार बनाया है तो एमपी तो उसी के ना ज्यादा है, लोकसभा तो पूरा पूरा उसी का ना भरा हुआ है बहुमत वाला। तो वो विपक्ष को क्यों देगा वो? जो उनकी तरफ से होगा उसको नहीं देगा वो? भाई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं खड़ा हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको वोट मिलने भी तो चाहिए। देखो फिर से समझ लो स्टूडेंट, हम क्या बताए तुम लोग को यार। तुम लोग कायदे से आमने सामने होते ना तब ज्यादा ठीक रहता। जो संसद है, जो संसद है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है, तो लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उसे एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, संसद का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। संसद के तीन अंग होते हैं, एक लोकसभा होता है संसद का अंग, एक होता है राज्यसभा और तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। तो संसद का मतलब ये होता है। तो एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये जो राज्यसभा और लोकसभा वाले हैं ये एमपी हैं ये लोग। जो राज्य में बैठते हैं, जैसे यूपी के जो सीएम वगैरह बनाते हैं, तो इनको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, जो मिल करके सीएम को बनवाते हैं। एमपी आपस में मिलकर के प्राइम मिनिस्टर को बनवाते हैं, एमएलए आपस में मिलकर के सीएम को बनवाते हैं। तो विधायक जो होते हैं वो राज्य के होते हैं, एमपी जो है वो सेंटर में बैठते हैं, सेंट्रल में। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि जो एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सेंट्रल में बैठते हैं, जो विधायक होते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं में बैठते हैं। तो दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बस अंतर यह है कि ये निर्वाचित होने चाहिए। जैसे समझो एमएलसी जो होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद भी होती है। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी एमएलए नहीं थे, एमएलसी थे, विधान परिषद में थे वो। ठीक है ना, जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब सीएम नहीं है वो वैसे थे, तो एमएलसी वगैरह राज्य की अगर बात करें तो विधान परिषद वगैरह जो होता है वैसे या इस तरह से बोला जाता है। और मतलब ऐसे कह सकते हो कि सांसद वगैरह जैसे एमपी कह सकते हो। असल में क्या होता है ना कि जो एमएलसी वगैरह हैं, अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं विधान परिषद, तो जनरली जनता द्वारा नहीं डायरेक्ट होते हैं। ठीक है ना, जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है कि वो भाग नहीं ले सकते। और जो विधायक होते हैं डायरेक्टली जनता चुनती है उनको, विधायक जो होते हैं वो डायरेक्टली जनता चुनती है, इसीलिए उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है, एमएलए वगैरह को, है ना। तो क्या बात की हमने, हमने बात ये की क्या बताएं तुम लोग, तुम यार स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल महान हो। ऐसे तो हम पढ़ाते रहे आपको। फिर एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद में बैठते हैं। संसद के तीन पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। और जो एमएलए होते हैं उन्हें कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
ये विधानसभा में बैठते हैं, राज्य में। तो ये लोग स्टेट में होते हैं, विधानसभा वाले जो होते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट। तो अब ये दोनों लोग मिल के पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए और एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो दोनों मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है, और निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, लेकिन निर्वाचित निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। एमएलसी कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये है मतलब। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, 54 में जो बताया जा रहा है स्टूडेंट, जो निर्वाचक मंडल है कि कौन कौन होता है इस निर्वाचक मंडल में, तो एमपी और एमएलए होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट तो खैर अलग ही है, प्रेसिडेंट को तो हम इस समय नहीं ले रहे, है ना, तो क्योंकि प्रेसिडेंट का तो चुनाव ही हो रहा है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं एमपी, वो राज्यसभा लोकसभा में होंगे। तो ये दोनों लोग मिल करके ही करते हैं, लेकिन वो भी इलेक्टेड। देखो निर्वाचित हमने लिखा है ना, इसका मतलब है वो इलेक्टेड होने चाहिए, मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए, जिनका चुनाव हुआ हो, इलेक्शन हुआ हो। और इसमें विधानसभा के जो हैं आपके, विधान परिषद, ये पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब जिसको एमएलसी कहते हैं। और जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल इलेक्टेड पर्सन करते हैं। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा एवरीवन। ठीक है, देखो डाउट अच्छा किए पूछ लिए, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये डाउट रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी चीजें समझना।
ठीक है, तो बताइए जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन शामिल है? जल्दी टाइप करो, जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन शामिल है? एमपी और एमएलए। तो जैसे ही हम एमपी कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, और एमएलए हम कह देंगे तो राज्यों की जो विधानसभाएं हो जाएगी। क्या इसमें मनोनीत सदस्य भी हैं या केवल सब इलेक्टेड सदस्य हैं? मनोनीत सदस्य इसमें नहीं होते, मतलब जैसे राष्ट्रपति ने 12 सदस्यों को चुन लिया था, वो नहीं दे सकते। जो केवल जनता द्वारा इलेक्ट किए गए होंगे, केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के उसमें। इसीलिए तो डायरेक्ट चुनाव मतलब सीधे जनता का द्वारा नहीं हो रहा भाई, जनता ने प्रतिनिधियों को चुन लिया है, प्रतिनिधि उनको चुन ले रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। इलेक्टेड। अच्छा, और भी एक पॉइंट है, देखो स्टूडेंट्स, क्या है जनता द्वारा क्यों नहीं कराया गया? अब समझिए, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ना, अब इसके लिए कितने लोग खड़े होते हैं? मान लो 2-4 लोग खड़े हो गए, 4-5 लोग खड़े हो गए। अब आपको पता भी नहीं होगा कि जो राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो रहा है वो कौन है, क्योंकि जनता के बीच का तो वो है नहीं, आपके आसपास का तो है नहीं वो। क्लियर है? विधायक वगैरह क्या होते हैं कि आपके क्षेत्र के होते हैं, तो आपको पता होता है। तो जनता ऐसे पर्सन को कैसे समझ पाएगी कि वो राष्ट्रपति के लिए जो खड़ा हुआ है, वो पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन है। वो तो जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तब हम लोग को मालूम चलता है ना कि अच्छा ये राष्ट्रपति हमारे देश के। उसके पहले तो कोई जान ही नहीं रहा होता उन्हें। तो इस तरह से कई सारी चीजें होती है कि जनता से ज्यादा नहीं। और दूसरा, चुनाव बहुत खर्चीला होता है, और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो बैलेट पेपर वगैरह से होता है। तो अब इतने बड़े लेवल पे करवाना, और फिर 125 करोड़ से भी ऊपर की जनता और उससे बैलेट पेपर से करवाना बहुत टफ है, और टफ टास्क है। और ये एक ऐसा पद है जिसमें हम किसी को नहीं बैठा सकते। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं कि जनता चुनती है और बहुमत के द्वारा हो जाता है। मान लो बहुमत जिसको मिल गया वो जाके बैठ गया राष्ट्रपति के पद पर। क्लियर है? तो अब ये एक ऐसा पद है कि हम इस पे रिस्क नहीं ले सकते किसी भी हालत में। तो इसलिए जनता द्वारा नहीं कराया जाता। जनता अपना प्रतिनिधि चुने, उनको वहां भेजे, उनके बाद उन जो मेंबर्स को लगेगा तो उनको सिलेक्ट करेंगे। पता चला कोई ऐसे ही भर दिया फॉर्म, चलो इस बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेते हैं, अब पहुंच गया राष्ट्रपति के उसमें। अगली बार कहता है चलो बहुत दिन से लड़ाई नहीं हुई है, पाकिस्तान से लड़ाई करके देखते हैं। अब राष्ट्रपति भाई भैया कुछ भी कर सकता है, उसने आदेश, वो युद्ध करवा सकता है, कर सकता है। पहुंच गया ऐसा कोई आदमी, कहता है युद्ध शुरू, लो। राष्ट्रपति का आदेश भैया, युद्ध शुरू करवा सकता है, उसको खत्म भी करवा सकता है। तो अब ये इतना बड़ा पद है कि आप किसी को उस पर नहीं बैठा सकते कि नॉर्मल जनता चुन करके उसको। हाँ, तो अपने प्रतिनिधि भेजिए, उसके बाद वो वहां पर उनके द्वारा वो चुन लिया जाता है। पहले क्या था ना स्टूडेंट, कि पहले बड़ा आसान हुआ करता था राष्ट्रपति का। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें था, तो जब बिल्कुल शुरुआत थी, तो हमें लगता है कि करीब 10 लोग थे, कि 10 लोग के हस्ताक्षर चाहिए होते थे। मतलब कोई एक मेंबर है, जैसे आप खड़े होना चाहते हैं, जैसे पंकज कह रहा है मैं राष्ट्रपति के पद पे खड़ा होना चाहता हूँ, तो कहते ठीक। तो अब पंकज को क्या करना होगा, तो इसको 10 ऐसे विधायक को खोजना होगा जो इसके नाम को प्रस्तावित करें कि हाँ पंकज को हम कह रहे हैं भाई हम शामिल, पंकज राष्ट्रपति बन सकता है। तो 10 ये नाम इनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, 10 लोगों के, विधायकों के। और 10 और विधायक चाहिए होंगे जो समर्थन करें, मतलब जो 10 हस्ताक्षर करने वाले वो तो चाहिए, 10 और विधायक चाहिए होंगे जो उसको समर्थन करे कि हाँ हम भी इनका समर्थन करते हैं। तो टोटल 20 लोग हो गए। तो मतलब 20 सदस्य चाहिए होते हैं। पहले की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, कि 10 जो थे वो आपके मतलब साइन वाले चाहिए थे, और फिर 10 चाहिए थे आपके जो। प्रेजेंट डेट की बात करें अगर आज की डेट में, तो ये 50 है। हस्ताक्षर आपको 50 लोगों का चाहिए होगा, और जो उसी के रिस्पेक्ट में जो समर्थन चाहिए वो भी 50 चाहिए। और ये 50 अलग होने चाहिए, जिन्होंने सिग्नेचर किया है वो समर्थन करने वाले 50 नहीं होने चाहिए, वो अलग 50 होने चाहिए। यानी टोटल 100 लोगों का समर्थन चाहिए होगा आपको, 50 साइन करने वालों का, 50 ये। अब 10-10 लोगों में तो कोई भी अपना विधायक बना लेता था, पता चला उसी के क्षेत्र के आसपास के लोग 10 बन गए हैं, तो उन्हें नाम प्रस्तावित कर दिया, तो वो भी खड़ा हो जाता था, चलो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। तो इस तरह से हुआ। तो कई बार क्या हुआ ना कि वोट ही नहीं मिला, जो लोग समर्थन करते थे वो भी पता चला वोट नहीं दे रहे थे उसको,
बस खाली सिग्नेचर करके और नाम करके। कई बार तो कई सारे राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को 0-0 वोट मिले, तो सबने सोचा कि ये क्या बात है, मतलब सिग्नेचर हम रखवाते हैं, वो रखते हैं, उसके बाद भी 0 वोट मिल रहा है इसको। तो उस पर्सन को नहीं शर्म आ रही कि मतलब हमारा सिग्नेचर किया या उसके बाद भी हमें 0 मिल रहा है, मतलब इसने भी हमें नहीं दिया वोट, तो नाम क्यों हमारा आगे बढ़ाया था। तो इस वजह से सब करना पड़ा, तो 50-50 रखने पड़े, 50-50 कि 100 जब तक आपको नहीं मेंबर मिलेंगे तब तक नहीं होगा। तो 50 चाहिए होंगे आज के डेट में जो आपके नाम को प्रस्तावित करें, जो सिग्नेचर करें, और 50 चाहिए होंगे जो समर्थन करें कि हाँ हम इनके साथ हैं और ये राष्ट्रपति उम्मीदवार पे खड़े हो सकते हैं। तो टोटल 100 लोग की जरूरत पड़ती है आज की डेट में। ये ठीक भी है, अभी तक जब चल रहा है तब तक ठीक है। आगे अगर कोई चेंज होता है तो फिर वो देखेंगे कि कितने लोगों का चेंज होगा। तो इस तरह से ये बातें हमारी हुई। तो आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल क्लियर हो गया सबको। हम तो सोच रहे थे 1-2 लाइन में खत्म होगा, लेकिन नहीं, समझाना पड़ेगा, है ना। यस स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ओके, आगे देखते हैं। जरूर देखो जरा सभी क्या बात हो रही है। 54 आर्टिकल की बात हो गई, आते हैं 55 पर। 55 आपको बताता है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। इसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ये लंबी प्रोसेस है। इसको हम थोड़ा सा आर्टिकल समझा ले, फिर इसको डिस्कस करेंगे एक साथ, क्योंकि ये पूरा समझाना होगा हमें। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है, ये इतना आसान नहीं है। इसमें आपको सब चीज बतानी पड़ेगी कि एक एमएलए का वोट का कितना, मतलब वैल्यू कितना है, कितनी वैल्यू होती है एक एमएलए जब वोट करता है। तो एक एमपी जब वोट करता है तो कितनी वैल्यू होती है। एक एमएलए जो वोट करता है, एक वोट की वैल्यू एक नहीं होती है। किसी किसी एमएलए की वोट की वैल्यू 152 होती है, किसी की 128 होती है, किसी की पता चला 38 वैल्यू होती है। तो ये अलग अलग, ये हमें समझाना पड़ेगा कि कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें जो एमएलए हैं और एमपी हैं, इनके मतों का जो वैल्यू है, जो ये एक वोट करते हैं, उसकी वैल्यू अलग होती है। कितने लोगों के बराबर है ये डिफाइन करना पड़ता है। और एमपी का भी अलग होता है कि इसका एक वोट कितने के बराबर है। जैसे हम लोग का एक वोट एक माना जाता है, इनका एक वोट करीब करीब राज्य पर भी निर्भर करता है। जैसे यूपी से जो जाएगा ना, जो यूपी का एमएलए होगा, उसके वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और मान लो कोई गोवा का है, तो गोवा का एक विधायक का जो मत वैल्यू होगा और एक जो यूपी के विधायक का मत वैल्यू होगा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। एक्चुअल में ये स्टेट की पॉपुलेशन पर भी निर्भर करता है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी और वहां से जो विधायक चुन के जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके मतों का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। और जो छोटे राज्य होते हैं जहां पे जनसंख्या ही कम है, तो उनके मत वैल्यू कम हो जाती है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, अभी नहीं। अभी हम आपको आर्टिकल समझा ले फिर। तो हमने सबसे पहले देखा स्टूडेंट्स कि अनुच्छेद 54 की बात हमारी हो गई कि राष्ट्रपति का चुनाव, और इसके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, मतलब निर्वाचक मंडल कौन है। तो हम लोग समझ गए कि एमपी और एमएलए जो है ये लोग लेते हैं। 55 में हमें क्या बताया जाता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली बताई जाती है, किस तरह से राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो 52 में राष्ट्रपति होगा, क्लियर। 53 में जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन ये औपचारिक है, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, निर्वाचक मंडल। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे, क्या पद्धति है उसकी। तो ये 4 आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हुआ सबको। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं 56 में। देखो 56 में क्या बताया गया है स्टूडेंट्स। 56 में बताया गया है कार्यकाल के बारे में, कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। तो 56वें आर्टिकल में हमें बताया गया कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है, तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। मतलब ये ध्यान देना है कि जैसे मान लो 4 साल हुए थे और किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो अब उसका कार्यकाल 1 साल बचा है, तो ये नहीं कि 1 साल के लिए आएगा, नहीं, वो फिर से जो चुना जाएगा वो अगले 5 साल के लिए आएगा, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, और यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है, तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए ही आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। ये बात हो रही है 56 में।
राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है। तो ये एक पॉइंट आपको बताने के लिए था कि हमारे यहाँ का 5 वर्ष के लिए होता है और जो अमेरिका का है वो 4 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देता है। जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देता है तो ये तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को बताते हैं कि राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मान लो अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, पद खाली है, कोई नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनको दिया जाएगा। फिर वो भी नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा सौंपते हैं, अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले वो इस्तीफा सौंपते हैं किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। फिर वाइस प्रेसिडेंट तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को बताते हैं कि राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया है। और मान लो उस समय वाइस प्रेसिडेंट है ही नहीं पद पर, खाली है पद, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको सौंपा जाएगा। और अगर वो भी नहीं है, वो भी पद खाली है, तो फिर सीनियर मोस्ट जज को दिया जाएगा। एक क्रम से होता है। और सीनियर मोस्ट जज में सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज नहीं होते हैं, करीब करीब 30 के आसपास टोटल जज बैठते हैं। तो अब 30 के आसपास है तो कोई ना कोई तो सीनियर होगा ही होगा, तो उसको फिर सौंप दिया जाता है। तो इसलिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो अनुच्छेद 56 में हमें क्या बताया गया है? कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। अगला क्वेश्चन होता है कि क्या एक ही राष्ट्रपति 2 बार चुनाव लड़ सकता है? जी बिल्कुल लड़ सकता है। हमारे राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार राष्ट्रपति के लिए बैठे। एक तो वो 1950 में भी थे और एक बार वो 1962 में भी हुए। तो अगर हम देखें तो राष्ट्रपति 2 बार हैं। मतलब अगर कोई ये पूछे कि राष्ट्रपति एक बार बन चुका है और राष्ट्रपति एक बार बन चुका है तो क्या वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है? यस, आर्टिकल 57 ये कहता है कि दोबारा हम उसको चुन सकते हैं। अब कितने बार चुन सकते हैं ये कंफर्म नहीं है, कि ये संविधान में नहीं लिखा कि हम उस व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति बना दें या 3 बार बना दें, 4 बार बना दें, 5 बार बना दें, इस पर निर्भर नहीं, कोई बात नहीं की गई। लेकिन हाँ ये बात की गई है कि री इलेक्टेड हो सकता है वो पर्सन जो है दोबारा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में 2 ही बार बन सकता है, मतलब मैक्सिमम जो है वो पर्सन 2 ही बार हो सकता है। जैसे एक बार बना और दूसरी बार भी अगर चुन लिया जाता है तो वो 2 बार ही बन सकता है। भारत में ऐसा संविधान में कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर लिखा है कि जो राष्ट्रपति एक बार बन चुका है तो क्या वो दोबारा बन सकता है? तो यस, री इलेक्शन उसका हो सकता है। तो वही बात हुई अनुच्छेद 57 में कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। और एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने, आपका 50 में भी 62 वाले में भी। चलिए स्टूडेंट, 58 में क्या बात की गई है? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, कौन राष्ट्रपति बनेगा? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। देखो ये बड़े सिंपल क्राइटेरिया होते हैं, ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है। अब राष्ट्रपति के लिए वो भारत का नागरिक हो, ऑब्वियस सी बात है वो तो होगा ही। फिर 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो चुकी हो, ठीक है ना। लोकसभा का सदस्य बन सकता हो, मतलब ऐसी योग्यता है कि वो लोकसभा का सदस्य बन सकता हो। और लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता क्या है? 25 साल की आयु पूरी कर चुका हूँ, 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स की अगर आयु पूरी कर चुका है तो लोकसभा का मेंबर बन सकता है वो। तो लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। इसका मतलब हो गया कि वो 25 वर्ष से कम का भी नहीं होना चाहिए, यानी कि लोकसभा के लिए जो और नॉर्म्स होंगे वो भी फॉलो करते होना चाहिए उसके लिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी सरकारी नौकरी पर ना हो, सरकारी नौकरी के पद पर वो ना हो। अच्छा एक और चीज समझो, जो लाभ का पद है ना, देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, इन लोगों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। इन लोगों को कहा जाता है ये जनता के सेवक हैं, ठीक है। ये लोग कौन है? जनता के सेवक हैं। मंत्री, विधायक, देखो इधर नीचे, सांसद, मंत्री, विधायक, ये लाभ के पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं, ठीक है। तो लाभ का पद जो माना जाता है, प्रॉफिट, वो केवल सरकारी नौकरी वाला पद माना जाता है, बाकी सब लोग जनता के सेवक लोग हैं। तो इस तरह से एक चीज कहते हैं, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब इन पदों पर हो सकता है वो, ठीक है, क्योंकि ये लाभ के पद नहीं है। लेकिन हाँ ये होता है कि जैसे ही राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा ना,
तो फिर उसे वो अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। जैसे मान लो कि कहीं पर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या समथिंग और राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो वो वाला जो पद है वो खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये 58 में उसकी योग्यताएं बताई गई कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है जो जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये वो बताया गया कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का 58 में। 59 में क्या बताया जा रहा है कि 59 में ये बताया जा रहा है कि शर्तें क्या है इसके पद के लिए। कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, संसद या विधानमंडल में किसी का सदस्य ना हो, यदि है भी और वो निर्वाचित हो गया है तो उसे शपथ लेने से पहले ही अपने सदन की सदस्यता त्यागनी होगी। तो पहला तो क्राइटेरिया ये है कि वो किसी का सदस्य ही ना हो, लेकिन मान लो वो सदस्य है भी, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, लेकिन अगर है तो जैसे ही वो शपथ लेने जा रहा है उससे पहले ही उसे अपने सदन से त्यागना, अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। ये है सिंपल। राष्ट्रपति को जो भवन उपलब्ध होता है वो वही रहता है और उसको अपनी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना होता। 5 लाख सैलरी है इस समय जो राष्ट्रपति की है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख के आसपास है। बाकी राष्ट्रपति को निःशुल्क राष्ट्रपति भवन उपलब्ध होता है, सारी सेवाएं उसके पास रहती है और इसकी आय पर टैक्स वगैरह नहीं लगा सकता। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात कर ली आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58, इतनी बातें कर ली हमने, ठीक है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 क्या कहता है? कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। 54 क्या कहता है? जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन होगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। 55 क्या कहता है? इनकी प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति के चुने जाने की। 56 क्या कहता है? कार्यकाल के बारे में, कितना कार्यकाल है राष्ट्रपति का। 57 क्या कहता है? क्या कोई राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है? यस, हो सकता है। 58 क्या कहता है? कि वो किसी भी संसद या सदस्य ना हो, विधानमंडल का ना हो, अगर है तो शपथ लेने से पूर्व उसे अपना पद, मतलब वो वाला पद छोड़ना पड़ेगा। और बाकी इसके वेतन वगैरह के बारे में बात, राष्ट्रपति भवन उपलब्ध होता है रहने का, ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। और वो लास्ट के पद पर नहीं होना चाहिए, ये 59 में। मतलब ऐसे कह सकते हो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। ठीक है, तो सामने आओ सब लोग अब जरा, बस अब खत्म करते हैं क्लास। जितना आज पढ़े उसको रिवाइज कर लिया जाए थोड़ा सा, है ना। आज केवल बस रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोग को राष्ट्रपति वाला कुछ चीजें क्लियर रहे। चलो, आर्टिकल 52 हमें क्या बताता है? फटाफट, आर्टिकल 52, बस 5 मिनट के अंदर हम लोग क्लास खत्म कर रहे हैं। आर्टिकल 52 हमें क्या बताता है? प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 क्या बताता है? कि देश की जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसके हाथ में है? राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यपालिका पावर। 54 क्या बताता है? प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल मतलब ऐसे कह लो कौन प्रेसिडेंट का चुनाव करता है, ठीक है, कौन? निर्वाचक मंडल। और 55 में क्या बता रहे हैं? प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस, निर्वाचन प्रक्रिया। 54 में निर्वाचक मंडल कौन पार्टिसिपेट करता है। 55 में वो चुनाव होता कैसे है, प्रक्रिया पूरी, निर्वाचन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस, वो 55 में है, ठीक है। और निर्वाचक मंडल आपका 54 में। 56 में क्या है? 56
कार्यकाल है 5 साल वाला, वो 56 में। 57 में क्या है? री इलेक्शन, दोबारा चुनाव, यही है। एक 58 में, हाँ 57 में री इलेक्शन है कंफर्म। 58 में मतलब कोई अगर राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे अगर आप जेई बनने जा रहे हैं तो जेई के बनने के लिए क्वालिफिकेशन होगा ना कुछ, कि फॉर्म कैसे भरें, अभी तो फॉर्म भर पाओगे, हर कोई थोड़ा भर पाएगा। तो राष्ट्रपति की भी वैकेंसी है, इस वैकेंसी को भरना है, फॉर्म निकला हुआ है, चलो भैया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो जाओ, चलो फॉर्म भरिए। तो अब राष्ट्रपति का फॉर्म भरना है तो कुछ तो चाहिए होगा ना। तो 35 साल पूरी कर चुका हो, नागरिक हो, लोकसभा या वो लाभ के पद पर न हो, मतलब ऐसा है। 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कि चलिए आपका चुनाव हो गया है, अब आप राष्ट्रपति पद है, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीजें देखी जाएंगी, जैसे इंटरव्यू वगैरह होता नहीं है। आप पहुंच गए वहां, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। अब अपॉइंटमेंट जब होगा तो उसके लिए आपको सब पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा। अच्छा बेटा तुम 2 पद संभाल रहे हो, गड़बड़ करते हो, गलत प्रक्रिया से आ रहे हो, तुम रुको समझते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आती है। तो ये 59 में देखा जाता है, आर्टिकल 59। तो 52 से लेकर 59 तक हम लोगों ने बात कर ली है। बाकी जो डिटेल प्रक्रिया है चुनाव के प्रोसीजर की, वो हम आपको समझाएंगे, हो सकेगा तो कल ही हम समझा देंगे पूरा, कैसे कैसे वो मत वैल्यू है, कितनी वैल्यू है किस वोट की, किस विधायक की, और कितने एमपीज की, वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी 62 तक तो प्रेसिडेंट का है ही, जैसे 59 तक हमने बात की है, 60, 61 और 62 तीन और अनुच्छेद रहेंगे जिसमें कुछ बातें हुई हैं। फिर उसके बाद हम इलेक्शन प्रोसेस समझेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करिए, है ना, समय समय पर, जिससे चीजें याद रहें। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, पीडीएफ हम सेंड कर देते हैं। थैंक यू एवरीवन।